नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी तीसरी बार काशी के मैदान में मां गंगा की पूजा अर्चना और काल भैरव के दर्शन के बाद नामांकन किया दाखिल। काशी में गूंजा नमो नमो का नारा। काशी में दिखा एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी के नामांकन में जुटे कई बड़े दिग्गज। 12 राज्यों के सीएम, सहयोगी दलों के 6 चीफ पीएम के साथ आए नजर। आपने कबूली स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की बात। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, विभव पर सख्त एक्शन लेंगे केजरीवाल। तो वहीं स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर एमसीडी सदन में भी भारी हंगामा। एकनाथ शिंदे ने किया दावा, कहा लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक की सरकार गिरने वाली है। सिद्धारमैया ने किया पलटवार, कहा हमारे एमएलए बिकने को तैयार नहीं। संदेश खाली वायरल वीडियो केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ता ने एसआईटी जांच की मांग की, कहा वीडियो की सच्चाई का पता लगाया जाए। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात नमो के नामांकन से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पीएम मोदी 2014 से लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम के नामांकन को देखते हुए आज काशी में खास इंतजाम किए गए थे। सख्त और कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम सुबह सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, मां गंगा की आरती की। उसके बाद काल भैरव मंदिर में जाकर दर्शन किया। उसके बाद सीधा नामांकन दाखिल करने डीएम ऑफिस पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ 4 प्रस्तावक भी मौजूद रहे। इन 4 प्रस्तावकों में पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर का नाम शामिल है। तो वहीं इस खास मौके पर पीएम ने कहा, मां गंगा ने यहां बुलाया है, मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। पीएम अपनी मां को याद कर आज भावुक भी हुए। पीएम ने कहा, मां के निधन के बाद ही गंगा ही मेरी मां है। उन्होंने कहा, 10 साल पहले यहां प्रतिनिधि बनने के लिए आया था। 10 साल में उन नागरिकों और काशी वासियों ने देखते ही देखते मुझे बनारसिया बना दिया है। पीएम मोदी इस बार तीसरी बार नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इतने सालों में क्या कुछ बदल गया है? देखिए, जिस तरीके से बनारस बदला, उत्तर प्रदेश बदला और पूरा देश बदल गया, ये पीएम मोदी किसी एक क्षेत्र से सांसद नहीं हो सकते। ये तो पूरे देश के सांसद हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए वहां से जुड़ाव की बात उन्होंने जो कही है, वो उनके अपने पर्सनल तरीके हैं, पर्सनली जुड़ाव है, जो कैसे हम व्यक्तिगत तौर पर काशी से जुड़े हुए हैं। या अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखिए, गंगा के घाट को देखिए, ये सब ऐसे बदला है जैसे वो आध्यात्मिक नगरी पिछले कई सालों से पीएम मोदी का ही इंतजार कर रहा था कि आइए मेरा उद्धार कीजिए। जिस तरीके से बनारस के अंदर बदलाव हुआ है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है, बनारस में पीएम मोदी हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने दिखाया कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हिंदुस्तान एक सनातन धर्म की परंपरा वाला देश है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि जो हिंदुस्तान सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण करता रहा, वो हिंदुस्तान कैसे बदल चुका है। वहां के हिंदू गर्व से कह सकते हैं कि ऑफिशियली ना सही, ये आधिकारिक तौर पर भले ही न कहो कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि अब हिंदुस्तान सही मायने में हिंदू राष्ट्र हो चुका है। हम गर्व से कह सकते हैं, दुनिया में एक देश है हमारे पास जो हिंदुओं की इज्जत करता है, हिंदुओं के भावनाओं की कद्र करता है। पहले तो ये भी नहीं कह सकते थे। इसलिए बनारस में पीएम मोदी हैं और अगले 3 चरण के चुनावों के लिए ये एक बड़ा संदेश है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को, पीएम मोदी को जो 400 पार का नारा है,
उस तरफ अग्रसर करेगा। तो आज काशी में मोदी मोदी की गूंज नजर आई, तो वहीं काशी से आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। पीएम मोदी के नॉमिनेशन को भव्य बनाने के लिए बीजेपी और एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी के नॉमिनेशन के लिए बीजेपी के साथ एनडीए के कई कद्दावर नेता शामिल होने के लिए आज वाराणसी पहुंचे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान, पवन कल्याण, एकनाथ शिंदे, उपेंद्र कुशवाहा, कुणाल संगमा, प्रफुल्ल पटेल, रामदास अठावले, हरदीप पुरी, चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, पशुपति पारस से लेकर कई बड़े नेता आज पीएम के साथ नजर आए। नामांकन की तैयारी भव्य थी। संदेश साफ था कि विपक्षी पार्टियों को यह बहुत बड़ा झटका भी लगा है और सभी नेताओं ने एकजुट में कहा कि अब की बार 400 पार। आज जो नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन दिखा, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज, उनके सहयोगी पार्टियों के तमाम दिग्गज जो एकजुट हुए हैं, ये एकजुटता चुनाव की रिजल्ट के पहले क्या संदेश दे रहा है? देखिए, ये संदेश तो साफ है, स्पष्ट तरीका है। जो ये विपक्ष में बैठे लोग, राजनीतिक पार्टियां कहते हैं इंडी अलायंस, इंडी अलायंस, ये इंडी अलायंस के सारे पार्टनरों को देख लीजिए। अखिलेश यादव कन्नौज से नामांकन करने पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है ये, लेकिन एकजुटता दिखाने के लिए क्या कांग्रेस के नेता उसमें गए? राहुल गांधी गए। राहुल गांधी ने वायनाड से लेकर रायबरेली तक नामांकन किया। पूरे खानदान के लोग इनके थे, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पहुंचे। कितने अपोजिशन लीडर वहां पर राहुल गांधी के साथ पहुंचे। दूसरी तरफ एनडीए की बात है, चंद्रबाबू नायडू जिनके स्टेट में चुनाव हो चुका है। क्या आपने अभी तक देखा तमिलनाडु के चुनाव के बाद एमके स्टालिन ने किसी भी इंडी अलायंस के सहयोगियों के लिए कोई चुनाव प्रचार किया है? अब तो तमिलनाडु में चुनाव नहीं है, खत्म हो चुका है। तो ऐसे में उनको बाहर निकलना चाहिए, ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने चाहिए, राहुल गांधी के लिए करने चाहिए। ये एनडीए के कुनबे की ताकत है, पीएम मोदी के ताकत है, जो चिराग पासवान के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं और चिराग पासवान नतमस्तक हो जाते हैं कि हमने आज तक आपका विरोध नहीं किया। उनके विरोधी पशुपतिनाथ पारस, चाचा भतीजा में इतना झगड़ा चल रहा है, पीएम मोदी के कारण वो खींच कर चले आते हैं कि आपने हमको कैबिनेट में जगह दी थी, आपने हमारी हर बात सुनी है, हालांकि चुनावी मजबूरी है, चिराग के साथ आपको जाना है। ये सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, उनको तो जाना ही है, लेकिन एनडीए की ताकत जो दिखाई पड़ रही है, यह दिखता है इंडी अलायंस के स्वार्थी घमंडिया गठबंधन, जिसमें अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं, और एनडीए की वो पार्टियां जो कि एक मकसद से जुड़ी है, वो है पीएम मोदी का मकसद कि देश को कैसे विकसित बनाना है, इसको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति से जुड़ी, जहां केजरीवाल के जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली में हलचल काफी तेज है और केजरीवाल अब स्वाति मालीवाल के आरोप पर बुरे घिर गए हैं। आप सांसद स्वाति मालीवाल का मुद्दा एमसीडी सदन में भी आज गूंजा। बीजेपी पार्षदों ने एमसीडी सदन में इस मुद्दे को उठाया, जमकर हंगामा एमसीडी सदन में हुआ। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मालीवाल के साथ बदसलूकी की बात को कबूल कर लिया है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कल एक निंदनीय घटना हुई। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी। जब वो ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रही थी, तभी विभव कुमार ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। सीएम ने मामले का संज्ञान ले लिया है और वो उचित कार्रवाई भी करेंगे। आम आदमी पार्टी को चुप्पी तोड़ने में इतना वक्त क्यों लग गया? अगर सीएम आवास में ड्राइंग रूम के अंदर दुर्व्यवहार हुआ तो भाई केजरीवाल को जांच करने के लिए इतने समय की जरूरत? ये क्या सीएम आवास जो है ये सिंधिया का किला है, उदयपुर पैलेस है? क्या है वो, जहां पर एक ड्राइंग रूम के अंदर स्वाति मालीवाल वेट कर रही होती है? हो सकता है एक दो लोग और हो सकता है ड्राइंग रूम में तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि सीएम आवास के अंदर कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया है। भले ही अरविंद केजरीवाल के पास ही सिर्फ उसका एक्सेस हो, लेकिन होना तो चाहिए। ये उनका बेडरूम में इंतजार नहीं कर रही थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। तो ऐसे में कम से कम इस पर एक्शन लेने की जो बात हुई है,
इससे तो यही लगता है कि विभव कुमार पर एक्शन की बात नहीं है, स्वाति मालीवाल को शांत करने की बात है। यह मंथन हुआ रात भर और उसके बाद स्वाति मालीवाल ने यह तय कर लिया कि देखो अब नेगोशिएशन करो, नहीं करोगे तो पूरे सीएम आवास को फंसा देंगे, सुनीता केजरीवाल को फंसाएंगे, अरविंद केजरीवाल को फंसाएंगे और विभव तो जाएगा ही तुरंत के तुरंत जेल। इसलिए डर इन लोगों के अंदर हुआ। और स्वाति मालीवाल कौन? ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी समर्थक है। आप देखिए इसका पूरा राजनीतिक कैरियर, हर जगह चटाई बिछाकर धरना प्रदर्शन, कहीं भी बैठ जाएगी। ये केजरीवाल की तरह सबसे बड़े केजरीवाल के फॉलोअर में से एक है, जो उनके पूरे तरीके को जान चुकी है, बात करने का तरीका, प्रदर्शन करने का तरीका। इसलिए स्वाति मालीवाल यह भी समझ रही है कि अब अगर दरकिनार करने की सोच रहे हो तो मान लो कि स्वाति वो है जो सुनीता से लेके अरविंद तक सबको नंगा करके रख देगी। डर इस बात का है, इसलिए ये लोग अब सार्वजनिक तौर पर माफी मांग रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये माफी है कि उसके साथ ऐसा बदसलूकी किया तो अब हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। महाराष्ट्र के सतारा में चुनाव प्रचार के दौरान शिंदे ने ऑपरेशन नाथ का जिक्र करते हुए लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक सरकार को गिराने का दावा कर दिया। उनके इस बयान पर जमकर बवाल मच गया। एकनाथ शिंदे के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धारमैया ने पलटवार किया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो भ्रम में है, वो किसी भी कीमत पर ऑपरेशन लोटस से कर्नाटक सरकार को नहीं गिरने देंगे। बयान और उस पर राजनीति तो अलग बात है, लेकिन क्या वाकई में कर्नाटक सरकार खतरे में है? देखिए, कर्नाटक सरकार पर तो खतरा है ही। अब चुनाव परिणाम का इंतजार है। एकनाथ शिंदे ने हवा में तीर नहीं छोड़े हैं, उन्होंने वहां की राजनीतिक परिस्थितियों को देखा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक बॉर्डर स्टेट है, ऐसा नहीं है, दोनों जगह पर बेलगांव को लेकर विवाद भी चलता है। बॉर्डर स्टेट है और यहां के सीएम को यह पता है कि कर्नाटक में क्या चल रहा है। कई मराठी वहां पर विधायक भी हैं, महाराष्ट्र से गए हुए लोग हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे ने जो बात कही है, इसका मतलब है कि पहले से जो कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही थी, अभी भी गुटबाजी है। सिद्धारमैया, उसके बाद डीके शिव कुमार, परमेश्वर, यहां सारे गुट जो बने हुए हैं, डीके पाटिल जैसे लोग, ये सारे गुटों ने एक एक गुट में 10-15 विधायक हैं। और पिछली बार जो कर्नाटक में हुआ था, इसको सिद्धारमैया शायद भूल चुके हैं कि 18-19 महीने में ही विधायकों ने साथ छोड़ दिया, सरकार आपकी गिर गई थी। इस बार भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए जो विधायकों ने चिट्ठी लिखी, 32 विधायक विद्रोही हो चुके हैं। अब नेगोशिएशन आगे होगा। डीके शिव कुमार कहेंगे कि सिद्धारमैया के नेतृत्व में तो चुनाव हार गए, लोकसभा के लिए आपने इंतजार करने को कहा था, तो इसलिए या तो हमें सीएम बनाओ या फिर हम बाहर निकलेंगे, डिप्टी सीएम का पोस्ट हमें कहीं और भी मिल जाएगा। इसलिए सिद्धारमैया को अगर हटाते हैं तो वो अपने विधायकों के साथ टूट जाएंगे। तो पूरी परिस्थितियां ऐसी बन गई है जिसको लेकर एकनाथ शिंदे ने कहा सरकार तो गिर जाएगी चुनाव के बाद, और लगभग ये तय है सरकार गिरेगी वहां। जी, अब बात संदेश खाली वायरल वीडियो केस की, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। एक महिला ने याचिका लगाकर मौजूदा हालात को लेकर एसआईटी जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग करते हुए कहा है कि वायरल वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच होनी चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित की जाए, वो उनकी मांग है। मांग तो कर दी गई है, लेकिन अगर एसआईटी जांच होती है तो ममता बनर्जी की मुसीबत कैसे बढ़ेगी? देखिए, ममता बनर्जी की मुसीबत तो बढ़ चुकी है, लेकिन सवाल यहां किसके ऊपर है? सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी है। ये स्टिंग ऑपरेशन ममता बनर्जी के लोगों ने किया, ये तो लगभग पता चल चुका है, क्योंकि जिसके खिलाफ इन लोगों ने आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्थानीय स्तर के कायल, वो हाईकोर्ट जा चुके हैं उस मामले को लेकर। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार भी कर ली, जांच करने के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन ममता बनर्जी अब तक क्या कर रही हैं इस पूरे प्रकरण में? चाहे संदेश खले की वो महिलाएं, जिन्होंने 3 महिलाओं ने कहा कि हम पे सादा पेपर पर दस्तखत करवा लिया गया था, हम पे गलत आरोप लगाया गया, हमने कोई ऐसी बात नहीं की थी, हमारे खिलाफ कुछ ऐसा नहीं हुआ था, उन महिलाओं के बारे में जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की है, उसके
बाद भी इन लोगों ने कंप्लेन कहां किया? कंप्लेन किया जाकर चुनाव आयोग में, कंप्लेन महिला आयोग के खिलाफ। ये चुनाव आयोग, महिला आयोग कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है? आपको कोर्ट जाना चाहिए था, नहीं गई। आपको थाने में रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए था, नहीं की। आपको सीबीआई इंक्वायरी की मांग करनी चाहिए थी, नहीं की। इसका मतलब है दाल में काला है। और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल इसलिए उठता है कि ऐसे समय में आपने क्या किया? 2 महीने बाद का जुलाई, जून ऐसे डेट दे रहे हैं आगे की तरफ कि सारा मामला ही खत्म हो जाए। ममता बनर्जी ये जानती है कि ये तो चुनावी मुद्दा है। चुनाव के बाद गवर्नर के ऊपर जो आरोप लगा है उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। संदेश खली से जो परसेप्शन बन रहा है उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए इस समय में सुप्रीम कोर्ट को सीधे बताना चाहिए था इसकी इंक्वायरी होगी, और ये इंक्वायरी कोर्ट के निगरानी में होगी, क्योंकि ये तो महिला का मामला है। जब मणिपुर में महिलाओं का मामला आया था तो यही सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेकर स्वतः संज्ञान ले लिए कि जज जाएंगे, ये एक टीम बनेगी और उसकी निगरानी में मणिपुर में जांच होगी। ये संदेश खाली में उस तरह से अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ, वहां भी ऐसे ही फैसले आने चाहिए। लेकिन अब जो हो गया है उस पर विचार किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में जा रही है और फिर ममता बनर्जी कैसे एक के बाद एक्सपोज होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।